अच्छा, फंडामेंटल्स तो लाइक दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग ऑफ यस, एग्जैक्टली फंडामेंटल्स वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, बट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं उनसे काफ़ी बेटर हैं. बिकॉज आईपीओस का आजकल काफ़ी क्रेज चल रहा है, कंपनी के नाम के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या होगा आगे। कितने पे क्या होगा, आप क्या सोचते हैं? वो बढ़ के कितने रुपीस पे क्लोज हुआ होगा? 25-30 इतना जाएगा जी और ऊपर। 500, 600, 1000, 1014 का हाई बना के आया. सर आजकल है ना टेलीग्राम पे बहुत यू कैन से फाइनेंस गुरु आ चुके हैं कि आप 1000 रुपये दो, हमारी चीट कोड्स कॉपी कर लो एंड आप लाखों करोड़पति बन जाओगे। क्या सीन चल रहा है पूरे मार्केट में आजकल? अगर आप 6 मंथ तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी हैं तो आप इस मार्केट के लिए बने. ओके, पार्टी खेलो मतलब। ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग बात कर रहा हूँ मैं. इन टुडेज टाइम म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, राइट? सो यू टेल मी लाइक 3 चेक इन पॉइंट्स कि एटलीस्ट आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो ये 3 चीज़ें तो देख लिया करो, उसका एनएवी, फंड साइज, या कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स? यस बैंक मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग कर सकते हैं. करंटली यस कितने पे है अभी? 10? यस 24 के अराउंड 24 पे. ऑलराइट, हम शुरू से शुरू करते हैं। आपकी क्या जर्नी थी, है ना? यू क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर इन 2010, उसके बाद ट्रेडिंग में कैसे इंटरेस्ट आया? ठीक है. हम्म. 2010 में इंजीनियरिंग हो गई, 2011 से मैं जॉब करने लग गया. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मैंने एज ए डेवलपर ज्वाइन कर लिया एंड जो अर्न करता था वो इधर लगा देता था. मैं ट्रेडिंग करता था, आई वॉज नॉट ए इन्वेस्टर, है ना. मैंने कभी किसी स्टॉक को खरीद के होल्ड नहीं किया. मैंने क्या किया, मैं कुछ भी समझ में आया ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऐसे बिना विदाउट एनी लॉजिक, ये मैंने काफ़ी साल तक 2000 इवन मैं बोलूँ आपको 16-17 तक मैंने काफ़ी टाइम 6-7 साल कंटिन्यूस लॉसेस किए हैं विदाउट एनी. मैं हमेशा लॉट्स में काम करता था. जो लोग नहीं समझते हैं मैं बताता हूँ. स्टॉक मार्केट में 2-3 सेगमेंट्स होते हैं जो फेमस है. एक होता है इक्विटी, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शंस. राइट. तो स्टॉक जो होते हैं जिनको हम इक्विटी कहते हैं, तो मैं इक्विटी पे काम नहीं करता था, मैं फ्यूचर के लॉट्स पे काम करता था. उस टाइम लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलती थी. लिवरेज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ. आपने किसी अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ डाले तो आप अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, 1 लाख का ही आपको सामान में है ना. बट दैट टाइम आप 25 लाख का आप इंट्राडे में काम कर सकते थे. ओह, 25x तक का? 25x. ओके. फ्यूचर के लॉट्स में. हाँ. अब वो 5x कर दिया है इंट्राडे के लिए, बट उस टाइम 25 था. तो मैं 25 लाख मतलब उस टाइम मेरे पास अकाउंट में पैसा था, 8-10 लाख रुपए था, तो मैं 25x लेके बढ़िया काम करता था. 4-4, 5-5 लॉट में एक साथ काम करते थे. फ्यूचर में लॉट्स में काम होता है. तो मैं बढ़िया लॉस भी लेता था और प्रॉफिट तो कम ही लेता था ऑफ कोर्स. तो ओवरऑल आई वाज इन लॉस टिल बहुत लंबे टाइम तक, इवन 2019 तक मैं लॉस में ही रहा. मतलब 9-10 साल? हाँ, मैंने लॉस किया है. ओवरऑल लॉस. प्रॉफिट कमाए ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, बट ओवरऑल आई वाज इन लॉस 2019 तक. ओके. दैट इज माय थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी कैसे आया, तो ये मेरा जर्नी थी. देन आफ्टर 2019 तो नहीं कहूँगा एग्जैक्टली. 2016 के बाद से मैं बताता हूँ व्हाट हैपेंड. 2016 पे मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कि यार इतना टाइम हो गया मैं लॉस किए जा रहा हूँ, मुझे लगता है कुछ समझना चाहिए मुझे. मैं रुका थोड़ा, फिर मैंने थोड़ा स्टडी की. तो जहाँ मैं अभी एज ए फैकल्टी हूँ वहाँ NIFM इंस्टीट्यूट है, वहीं पे मैंने थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा. सर से, महेश सर थे, उनसे पढ़ा. तो वहाँ मुझे उनने बहुत सारी नॉलेज दी, बट उसको मैंने इम्प्लीमेंट तब भी नहीं किया, है ना. पढ़ाया बहुत अच्छा, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि हम इमोशनल होते हैं. जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते. राइट. तो वो मेरा एक लैग था, उसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था. तो 2016 से लेकर 19 तक मैं एजुकेटेड था, बट लेकिन मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. तो उसको इवन 18 तक मान लीजिए. तो फिर 18 से मैंने फिर मैंने उसको 18 में इम्प्रोवाइज किया. फिर मैं कॉपी पेन लेके बैठा फाइनली कि अब मैं जो करूँगा मैं इसको लिखूँगा एंड क्या गलती हो रही है ये मैं इसको नोट करूँगा. फिर वहाँ से मैंने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया. ओके. तो 2020 तक मैं बढ़िया काम करने लग गया. मैं प्रॉफिट आने लग गया, मैं प्रॉफिटेबल हो गया. जो मैं लॉस में था मैं प्रॉफिटेबल आने लगा. तो 2 साल में की जर्नी में मैं प्रॉफिटेबल हो गया. फिर मेरे को 2020 में कुछ और हिट हुआ और फिर मैं उस तरफ चल गया जिसे हम कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग. ओके. तो 2019 तक मैं जॉब भी कर रहा था एंड मैं साथ में ट्रेडिंग भी कर रहा था. बट 2019 में मैं लास्ट में मेटाक्यूब करके एक जयपुर में कंपनी है, वहाँ पे ऑटोमेशन इंजीनियर था.
वहाँ से मैंने फिर सी ऑफ किया। उस टाइम कोविड भी था, कोविड में कुछ हेल्थ इश्यूज भी हुए थे, तो बोथ रीजंस वर देयर। एक ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट था, एक हेल्थ में भी इशू हुआ, तो मैंने उसको फिर वहाँ पे कट ऑफ करके मैंने रिज़ाइन दिया वहाँ से। और उसके बाद से फिर मैं अभी फुल टाइम ट्रेडर। ओके आई एम नॉट अ ट्रेडर एग्जैक्टली, आई एम अ एल्गो ट्रेडर। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट IPOs, बिकॉज IPOs का आजकल काफ़ी क्रेज चल रहा है। कंपनी के नाम के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या होगा आगे। सो टेल मी लाइक फ्यू पैरामीटर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी IPO। देखिए IPO का क्या है, सबसे पहले तो नाम कई बार बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे LIC और पेटीएम, है ना, तो बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, बट वो जो आस्क कर रहे होते हैं उस पैसे की, है ना, वो उतनी होती नहीं है। राइट। तो वो नॉर्मल जो है वो हमने मतलब नॉर्मल जो इस मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इतने जल्दी नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो उस नाम के पीछे जा रहा है, उसे पता है पेटीएम, तो पेटीएम के पीछे बहुत लोग। तो अगर आप थोड़ा छोटा छोटा एनालिसिस कर पाएँ, है ना, तो क्या होता है, मैं बहुत छोटी छोटी वैल्यू बताता हूँ आपको, जो चेक कर सकते हैं आप। एक तो नाम के पीछे नहीं जाना है, हमें उसकी रियल वैल्यू देखनी है। हाँ, तो वो कैसे पता चलेगी, वो हम नहीं पहचान सकते नॉर्मली, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे चीज़ें वो आप देख सकते हैं। जैसे एक बहुत फेमस वेबसाइट है चित्तौड़गढ़, सबने सुनी हुई होगी, जो भी IPO लगाते हैं। तो उस पर क्या करना है, उस पर जाके थोड़ा सा आप देख पाएंगे कि IPO में आप सबसे पहले देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन कैसा हो रहा है, उसमें कितने जो हैं वो कितने लोग रिटेलर हैं, कितने आपके इंस्टीट्यूशंस हैं। कैन यू रिपीट द वेबसाइट नेम? चित्तौड़गढ़, ओके, बहुत फेमस है, ठीक पे डालेंगे आप चित्तौड़गढ़, ठीक है। इट विल कम। हाँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे भी देख लेंगे, ज़रूरी नहीं है चित्तौड़गढ़ पे, आप सिर्फ एक IPO का डैशबोर्ड कहीं पे भी खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कितने रिटेलर्स हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा, इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि रिटेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड। ओके, उस कंपनी की आस्क क्या है वो भी आपको इसमें दिख जाएगी, मतलब कितने हज़ार करोड़ की वो फंडिंग चाह रहा है, ठीक है, और कितने हज़ार करोड़ की उसकी वैल्यूएशन है, या कितनी वैल्यूएशन है, कितनी फंडिंग वो चाह रहा है। दूसरा पॉइंट, आप उसमें ये देख सकते हैं कि सब्सक्राइब कितने टाइम्स हो रहा है। ओके, इंस्टीट्यूशन अगर ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा डिमांड चाह रहे हैं, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जो हम नहीं कर पाते, तो वो उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके रखते हैं। ओके, जो हम नहीं कर पाते, हमें एग्जैक्टली उस कंपनी की सारी रूट्स नहीं पता कि उसके पास कितना कर्ज है, कितना नहीं है ना, उसके पास कितनी बोरिंग्स हैं, कितनी अर्निंग्स हैं, FIIs DIs वगैरह उसमें इंटरेस्टेड, वो बाद में होंगे। तो दैट मीन्स इफ दे आर सब्सक्राइबिंग मोर तो दैट्स अ गुड फैक्टर। दैट्स अ गुड फैक्टर। तो हम चेक करते हैं कि क्या टोटल जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो 20 के अबव है, तो अगर 20 के अबव है तो हम बोलते हैं गुड टू गो, ठीक है, जा सकते हैं आप इस कंपनी पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक फैक्टर और होता है जिसे हम कहते हैं GMP। हाँ, GMP बहुत सुना होगा आप, ग्रे मार्केट प्राइस। ग्रे मार्केट प्राइस। अगर वो ग्रे मार्केट प्राइस आपको कुछ रिटर्न दे रही है तो एक और फैक्टर बहुत अच्छा है आपका, ठीक है। तो आप टोटल इतने 3 फैक्टर चेक कीजिए, एक वो सब्सक्रिप्शन कितना टाइम्स हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, और GMP। और अगर रिटेलर ज़्यादा है तो उसमें तो उसका क्या इंडिकेशन? रिटेलर ज़्यादा है तो इसका मतलब रिटेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो अगर रिटेलर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट देगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है नहीं दे। तो IPO लेने का रीज़न क्या है आपका, वो आपको पता होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म पैसा कमाना चाह रहे हैं या आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको इंस्टीट्यूशंस के पीछे होना पड़ेगा, आप शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हो तो आप रिटेलर के पीछे होना पड़ेगा, हो सकते हैं, है ना। और शॉर्ट टर्म में अगर इंस्टीट्यूशंस भी ज़्यादा है तो भी आपको वो बेनिफिट देने की प्रॉबिलिटी अच्छी है। और GMP आप देख लीजिए, बस 3 फैक्टर आप देखिए। IPO से लेने से पहले अगर आपने LIC का IPO देखा होता तो तीनों फैक्टर नेगेटिव थे, पेटीएम का देखा होता तीनों फैक्टर, पेटीएम का देखा था, राइट, नेगेटिव, तीनों चीज़ें नेगेटिव थी, तो नहीं लगाना चाहिए। डिमांड सप्लाई के हिसाब से भी चलता है। हाँ, तो डिमांड और सप्लाई यही, तो अगर आपका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। एक मैं अभी रिसेंट SME आया था, SME जानते हैं आप लोग, SME IPOs आते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, मिनिमम आपका 1.2 के आसपास, 1.2 1.5 के अराउंड इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। छोटे IPOs होते हैं, बहुत बड़ी कंपनीज नहीं होती हैं, है ना। तो SME IPOs में क्या होता है, अभी कोई कंपनी आई थी, मैं उस कंपनी का नाम मिस कर रहा हूँ, मैंने लाइफ में कभी इतना सब्सक्रिप्शन नहीं देखा किसी भी उसका, 1500 टाइम्स सब्सक्राइब SME का मैंने इतना ओवर सब्सक्राइब नहीं देखा। हाँ, इससे साफ समझ में आ रहा है
क्या समझ में आ रहा है कि 1500 लोग एक आईपीओ के पीछे हैं, मतलब 1500 लोगों में से एक के पास वो आईपीओ आने वाला है, वेरी हाई डिमांड। ठीक है। जब वो ओपन हुआ तो वो 1.5 का आपने आईपीओ लगाया था, वो ओपन हुआ था तो आपको 5 लाख रुपीस डायरेक्ट प्रॉफिट। तो आपको उससे समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा है। तो अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑफकोर्स सीधी बात है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई कम है। ऑफकोर्स डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो अल्टीमेटली जब वो ओपन होगा तो हायर प्राइस पे होना चाहिए। प्रॉबिलिटी है तब भी, राइट। हाँ, प्रॉबिलिटी हाई हो गई बट हम्म। स्टिल उस दिन की मार्केट कंडीशंस भी मैटर करती हैं, सब कुछ मैटर करता है, बट स्टिल अगेन प्रोबेबिलिटी, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो बहुत अच्छा ओपन। So what happened with Mamaearth? I think they applied for twice, right? तो उनके केस में क्या इशू हुआ? सेम उनने जो आस्क किया, जो अपनी वो वैल्यूएशन समझ रहे, जो स्टॉक की प्राइस उनने कोट की, पेटीएम ने भी सेम किया। हाँ, पेटीएम का भी सेम था, वैल्यूएशन ही नहीं थी, शायद 1200 का आई थिंक उसने वैल्यूएशन अपना जो उसका प्राइस पेटीएम का सब ने बोला था 600 के अराउंड ही है इसकी वैल्यूएशन। आप कहाँ कोट कर, मतलब वो जो है अपने स्टॉक को उन्होंने प्राइस वैल्यूएशन दिया 1200 का, वो था ही नहीं, सेम मामाअर्थ का था। तो सेम चीज़, अगर आप अपने आपकी इस चीज़ की वैल्यूएशन है ही नहीं, ये आपका ग्लास है, इसकी वैल्यूएशन है ही नहीं 200 रुपीज़, आप मांग रहे हो 200, तो कैसे कोई 2-4 लोग तो फंस जाएंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम। एग्जैक्टली। बाकी लोगों का क्या होगा? अल्टीमेटली जब तक इसकी डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी नहीं ना। और वो बोल रहे हैं कि या तो ओवर प्राइस है, हम क्यों बाय करें, राइट? एग्जैक्टली। तो आप इसको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझिए। आप कभी भी सब्जी मंडी जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट, राइट, तो आपने देखा टमाटो के हालत होते हैं कई बार जो होते हैं वो 200 रुपीज़, बहुत फ्लक्चुएट होता है टमाटर का प्राइस। टमाटर का प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है। Right. अगर वो 200 पे आपको लग रहा है वो फालतू का ओवर प्राइस्ड है, तो फिर क्या होगा? आप बाय करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं। मान लीजिए उसकी रियल वैल्यू है 100, आपको पता है 100 है, आई नॉट बाय, बाय करो। राइट? एग्जैक्टली सेम पॉइंट है। तो अगर कोई सा भी स्टॉक है, चाहे वो आप देखिए नया का था, वो भी थोड़ा स्टार्टिंग में उसने बहुत हाइप किया था, बाद में वो क्रैश कर गया था क्योंकि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिनको करना था प्रॉफिट, उसका आईपीओ के अकॉर्डिंग वाज गुड, वो थोड़ा सा ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, वापस नीचे। मामाअर्थ का तो बहुत ही ओवर प्राइस था। वो तो अपनी वैल्यूएशन से पता नहीं कौन से बेसिस पे लेके जा रहे थे हाँ। ऊपर। तो बस सेम, तो अगर आपकी वैल्यूएशन वो है ही नहीं, आप डिमांड करोगे तो नहीं मिलेगा। राइट, ऑल राइट सर। सर टेल मी समथिंग अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। व्हाट इज द लाइक मेजर डिफरेंस कि फ्यूचर्स में ये होता है, ऑप्शंस में ये होता है, एंड कितनी अमाउंट ऑफ मनी से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ट्रेडिंग, एंड विच वन इज मोर सेफ टू प्ले? यार ऑप्शंस थोड़ा सेफ है तो ऑप्शंस ठीक है, तो आपकी क्या है इस पे राय? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आता हूँ, 3 सेगमेंट मैंने बताए थे, इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, राइट? तो इक्विटी इज द सेफेस्ट। हाँ वो ठीक है, कैश में चल रहा है, तो कैश में है मार्केट, तो वो सेफ है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर का मतलब क्या है? फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब एक्सपायरी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट उस दिन एक्सपायर हो जाएगा, राइट? ठीक है? तो वो एक्सपायरी होती है और फ्यूचर इज अ लिटिल बिट सेफ, ठीक है? थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इक्विटी से रिस्की हो जाता है। इक्विटी से रिस्की क्यों हो जाता है? एक तो उसमें लॉट में काम होता है, लॉट में मतलब अप्रोक्सीमेटली जो भी आपकी जैसे मान लीजिए हर किसी की लॉट साइज होती है, हर स्टॉक की अपनी लॉट साइज होती है, ओके। टोटल उसकी वैल्यूएशन आती है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के बीच में। ये टोटल आप लॉट का बता रहे हो? लॉट की साइज, जो लॉट की वैल्यूएशन आती है, आई कैन से इट मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब शायद कम भी कर दिए, शायद 1 पॉइंट समथिंग कर दिए, तो वैल्यूएशन इतनी आती है। तो वी कैन से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना चाहिए ऐसा? हाँ, लॉट पे अगर आप काम करते हैं, फ्यूचर्स के लॉट पे काम करते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम 1.5 लाख तो आप मान ही लीजिए, ठीक है। ठीक है? 1.5 लाख तो एक लॉट के लिए, बट Okay. आप एक बार में एक ही ट्रेड तो नहीं लेंगे, ठीक है? तो अगर आप फ्यूचर के लॉट पे काम करते हैं तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज 10 लाख, ठीक है? 4-5 क्योंकि लॉट आप कम से कम 2-3 अलग अलग स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, मतलब एक बार में मान लीजिए आपने टाटा मोटर बाय किया और आप आईटीसी भी बाय करना चाहते हो, तो आपको 2 लॉट हुए ना, राइट? अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कंपनीज के, तो आप पैरेलल में एक महीने में कम से कम 2-4 एक साथ करेंगे, ठीक है? और इस पे आना है आपको, जैसे कि मैंने बताया, कुछ आप इक्विटी करने के बाद आप जब एक्सपीरियंस हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए, तब आप आएंगे। तो अब आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड तो 1.5 लाख ही है, बट आप देख लीजिए कि कितने लॉट आपको, मान लीजिए एक बार में एक ही लॉट पे काम करना है हमेशा, तो आप 1.5 लाख में भी कर सकते हैं, बट एक से ज़्यादा करना चाहते हैं तो प्रपोर्शन में आप देख लीजिए, तो 2 लाख आप मान के चलिए हमेशा,
क्योंकि अगर आपको लॉस भी होता है कल के दिन, या 2.5 लाख रुपए मान के चलिए कि मान लीजिए कल के दिन आपने फ्यूचर के लॉट पे काम किया, तो आपका उसमें कुछ एसएल भी होगा, जैसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। राइट, स्टॉप लॉस आई हेard। स्टॉप लॉस का मतलब क्या हुआ कि इस प्राइस पे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ये मेरा Automatic। मैक्सिमम लॉस है। तो मान लीजिए उसमें लॉस भी बड़ा ही होता है क्योंकि वो लॉट में होता है। मान लीजिए एक स्टॉक 200 रुपए का है और उसका लॉट साइज है 1000, तो कितने का हो गया ये? 2 लाख। 2 लाख का। तो 2 लाख का हो गया, तो अगर ये 1 रुपए स्टॉक चलता है तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा आपको? 1000 लॉट साइज है तो 1000 का। राइट, 2 रुपए चलेगा तो 2000। 2000। और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10 रुपीज अप जाएगा, ठीक है, और आपने एसएल भी लगा रखा है 10 रुपीज डाउन का, तो आपको जब लॉस होगा तो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 10। 10,000। हाँ। तो आपके अकाउंट से 10,000 खत्म हो गए, मान लीजिए आपका एसएल हो गया, ऐसा आपका 2 बार लॉस हो गया तो आपके 20,000 कम हो जाएंगे हाँ, ट्रेडिंग कैपिटल से। तो जब कम हो जाएंगे तो आपके पास सरप्लस होना चाहिए पैसा कि आप मार्केट से आउट ना हो जाए। एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास अगर कार है और उसमें फ्यूल नहीं है, तो आपके पास फरारी भी है तो वो बेकार है, सेंसलेस है। सेंसलेस है। तो आपके पास फ्यूल इंपॉर्टेंट है, फ्यूल्स में स्टॉक मार्केट में पैसा, मनी। तो जब मनी होगा तब आपकी गेम स्किन होगी गेम के अंदर। तो आपके पास सरप्लस पैसा हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो आप कम से कम, अगर फ्यूचर की बात करूं तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 7-8 लाख रुपीज आपके अकाउंट में हो, मस्ट। तब बात करो फ्यूचर्स की, वरना मत करो। ठीक है। तो ये तो हो गया फ्यूचर। ओके। फ्यूचर में कुछ नहीं होता, बल्क में काम होता है। फ्यूचर का एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। फ्यूचर का बेनिफिट क्या होता है कि आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग समझते हैं? मतलब मेरे को लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, बट फ्यूचर्स कितने स्टॉक्स पे होता है? 200 पे ही। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सारे स्टॉक्स पे फ्यूचर्स नहीं होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने स्टॉक्स हैं हमारे पास? अप्रोक्सीमेटली 20,000-25,000 स्टॉक्स हैं टोटल, एनएसई बीएसई में। ठीक है। और करीब जो फ्यूचर्स के हैं वो सिर्फ 200 में ही है। मतलब ओनली 200 स्टॉक्स पे आप फ्यूचर्स खेल सकते हो ऐसा? फ्यूचर एंड ऑप्शंस 200 में ही है, अप्रोक्सीमेटली 198 या 198 के अराउंड होता है। तो जो एफ&ओ में हर थोड़े टाइम बाद एनएससी उसको चेक करती है कि ये फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके कुछ कंडीशंस होती है, पैरामीटर्स होते हैं, तो वो जब मैच करती है तभी फ्यूचर में उसको काम करने के अलाउड होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और उनके कॉन्ट्रैक्ट। तो 200 ही स्टॉक्स हैं आपके पास। तो अगर उन 200 में ही आपको लगता है कि ये मार्केट नीचे, ये पर्टिकुलर चीज़ नीचे जा सकती है, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये फ्यूचर की एक बहुत अच्छी बात है। आप 10 दिन तक उसे होल्ड रख सकते हैं, 1 महीने, जब तक वो एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक आप उसे होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। और एक्सपायरी आ जाती है तो आप उसकी डिलीवरी भी ले सकते हैं, बाय के केस में, नॉट इन केस ऑफ शॉर्ट सेल। ठीक है। डिलीवरी का मतलब, मान लीजिए सपोज मैंने पर्टिकुलर कोई स्टॉक खरीद लिया, मैंने लॉट ले लिया उसका, 100 में लिया, और वो फ्यूचर का स्टॉक वो बढ़ के 100 से 200 हो गया स्टॉक, ठीक है। और मैंने जो लॉट लिया था वो उसकी वैल्यू भी बढ़ गई। तो अब मैं चाहूँ तो उन 1000 स्टॉक्स की मैं डिलीवरी ले सकता हूँ। डिलीवरी मतलब मैं स्टॉक की इक्विटी ले सकता हूँ, इसीलिए ये फ्यूचर का लॉट आया था, समझा। ठीक है। इसी तरह फ्यूचर हो गया। अब मैं आता हूँ ऑप्शंस की तरफ, जो बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है राइट, आज के टाइम पे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑप्शंस, कॉल पुट। कॉल पुट हाँ, तो कॉल पुट की तरफ आते हैं। तो देखिए, कॉल पुट में आप बोलेंगे ये तो फ्यूचर हो गया कि इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? आप मिनिमम से मिनिमम बात कीजिए तो आप अगर बायर हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? हो सकता है 10,000 में भी काम हो जाए आपका, ठीक है। 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। बट वो क्या सही है, वो एक सेकेंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग कैपिटल 10,000 है, ओके, आप कर सकते हैं, 10,000 पे भी काम कर सकते हैं, बट कल के दिन वो फ्यूल नहीं रहा तो फिर आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो आप अगर देखिए, ऑप्शन में 2 तरीके से काम होता है, ऑप्शन बाय करके और ऑप्शन सेल करके, राइट। ठीक है। तो ऑप्शन सेल में कैपिटल इज रिक्वायर्ड इज वेरी कंपेरेटिव टू बाइंग से कई गुना ज़्यादा चाहिए, और ऑप्शंस बाइंग में बहुत कम चाहिए होती है। ओके, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एग्जांपल से चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्टॉक, मान लीजिए स्टॉक की बात नहीं करता मैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आता हूँ, जो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है ऑप्शंस में। तो अगर आप निफ्टी का कोई भी लॉट लेते हैं और सपोज उसकी प्रीमियम चल रही है 100 रुपीज़, ठीक है, ठीक है, 100 रुपीज़ की प्रीमियम चल रही है, और लॉट साइज अब 25 कर दिया है, तो 25 इंटू 100 करिए, कितने रुपीज़ हो गए? 2500। 2500। तो ये आपको पे करने जस्ट
ऑप्शन बाय करने के लिए प्रीमियम। प्रीमियम, इसे कहते हैं प्रीमियम। तो ये जो 100 रुपीज़ है, ये प्रीमियम आपने पे कर दी। हाँ। अब आपने इसको बाय कर लिए। हाँ। ऑप्शंस के साथ क्या होता है, ऑप्शन के साथ उसके टाइम की वैल्यू भी होती है। ठीक है, अगर आपका मार्केट और ऑप्शंस के पॉइंट इसमें होता है कॉल और पुट। कॉल का मतलब होता है आप ये सोचते हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ेगा, राइट, तो हम कॉल बोलते हैं, खरीदने का राइट। खरीदने का राइट। ओके, आप इतना थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब पढ़ रहे हैं आपने थोड़ा बहुत। तो आप, और पी का मतलब होता है पुट, मतलब मार्केट नीचे की साइड जा रहा है, तो आप बेचने का। बेचने का। अब क्या होगा बेसिकली, अगर मान लीजिए मार्केट कहीं भी नहीं गया, स्थिर है, तो क्या होगा, आपने जो प्रीमियम पे की है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ओके। आपने 100 रुपीज़ की बाय की है, आप हाँ। 2 दिन मार्केट वहीं रह गया, हाँ। आपने होल्ड कर रखा। हाँ। ठीक है, आपको ये तो नहीं पता ना मार्केट कब जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मार्केट आज ही जाएगा या कल ही जाएगा, दैट इज अनसर्टेन। तो आपने 100 रुपीज़ का स्टॉक को प्रीमियम आपने बाय किया, आपने ऑप्शंस बाय किया, पता चला मार्केट वहीं रह गया पूरे दिन भर में, तो आपकी वैल्यूएशन वैसे ही 100 की 80 तो उसी दिन हो गई। और अगर गलती से उस दिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी मतलब ऑप्शंस की एक्सपायरी है, ठीक है, उस दिन ऑप्शंस वीकली एक्सपायर होते हैं। ओके। ठीक है, तो फ्यूचर का जो लॉट होता है वो होता है मंथली एक्सपायर, मंथ में एक, ये फिक्स्ड टाइम का ड्यूरेशन। ये फिक्स्ड है। अच्छा। और ऑप्शंस वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। तो अगर वीकली एक्सपायरी वाला आपने ऑप्शंस बाय किया है और वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है, और मान लीजिए आपने, सपोज में बाय किया है, सपोज मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए निफ्टी अभी 23,500 है, सपोज मानते हैं, और आपने बाय किया है 23,500 का ही कॉल। ठीक है, अभी मार्केट प्राइस पे बात कर मार्केट ले। प्राइस हाँ। 500 ही चल रही है, 500 पे ही आपने बाय किया, और 100 रुपीज़ अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में इसका प्राइस आ रहा है, सपोज, ठीक है। एक बार मानता हूँ। और सपोज मान लीजिए कि ये मार्केट जो क्लोज हुआ वो हो गया 495 पे, ये मार्केट 350 पे 330 पे क्लोज हो गया। ठीक है। आपकी ऑप्शंस की प्राइस पता है कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी? 0। अच्छा, 100 रुपये आपके पूरे गए। प्रीमियम लैप्स। प्रीमियम लैप्स, आपका व्यू था मार्केट 500 के ऊपर क्लोज होगा, वो नीचे चला गया। वो 5 पॉइंट ही नीचे क्लोज हुआ है, बट वो प्रीमियम 0 हो चुकी है। जैसे जैसे मार्केट आपके एक्सपायरी की तरफ बढ़ता है, तो मार्केट में उसका टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिके होती है। ऑप्शंस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी ऑप्शन बाय कर रहे हैं, अगर आप ये बात जानते हैं कि आज ये प्राइस आ जाएगा या ये प्राइस इसी दिन आ जाएगा, तब तो उस डायरेक्शन में बाइंग कीजिए। ओके, समझ में आया? वरना बाइंग मत कीजिए। तो ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा इश्यू क्या है, लोग बहुत छोटी कैपिटल में बड़ा काम कर सकते हैं। अगर मैं 5 लाख रुपए लेके बैठा हूँ, तो ऑप्शन बाइंग के मैं कितने लॉट ले सकता हूँ? पता नहीं कितने ले सकता हूँ, मुझे नहीं पता। और सेल करने के लिए बैठा हूँ तो मुश्किल से 2 से 3 लॉट पे ही काम हो पाए। उल्टा, तो ऑप्शन सेलिंग सेफ होती है। उसमें क्या होता है, आपका टाइम का ड्यूरेशन मिल जाता है, टाइम का आपको फ़ायदा मिलेगा, सेलर को, बायर को फ़ायदा नहीं मिलता है। तो 3 पॉइंट हो गए। एक फ्यूचर में आपके साथ ये वाला इशू नहीं है, टाइम का इतना ज़्यादा टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है, राइट है, थोड़ा सा है, वो मंथ एक्सपायरी है। मंथ एक्सपायरी के एंड पे फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो इक्विटी के इक्वल होता है। ठीक है, मान लीजिए आज फ्यूचर चल रहा है 210 रुपए का आज के दिन, और इक्विटी की प्राइस है 200, तो मंथ एंड पे अगर वो 200 है इक्विटी, तो ये भी 200 ही होगा, तो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। बट ऑप्शंस के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टाइम एक्सपायरी की तरफ बढ़ता है, गैप बढ़ता है, उसकी वैल्यूएशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग, वो कितना अपने मंजिल से दूर है, ठीक है, वो उतनी ज़्यादा उसको, और लेकिन बढ़ता भी ऐसे ही है। अगर मान लीजिए आपने 23,500 का कॉल बाय किया है और मार्केट 700 चला गया, तो उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो 300 हो जानी चाहिए, ठीक है, राइट। बट कई बार वो बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ता है, तो कई बार वो 500 भी हो जाती है वैल्यू। इसीलिए लोगों को अट्रैक्ट करती है चीज़ कि एक ही दिन में 5 टाइम्स हो गया पैसा। अभी कल परसों की बात है, मैं कोई देख रहा था, तो कोई स्टूडेंट आया, तो वो ऑप्शन की प्राइस थी 19 रुपीज़, मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ। 19 रुपये का स्टॉक था, तो 19 रुपये ऑप्शन की वैल्यू थी, 19 रुपीज़ की ऑप्शन की वैल्यू थी। सर मैंने कहा देखो मार्केट तो अपने आप बोले सर कर लूँ, मैंने कहा देखो आप डिसाइड करो, मार्केट आपकी डायरेक्शन से ही है, बट आज आ जाएगा क्या?
सर डाउट है। मैंने कहा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, देखो क्या करना चाहिए। एसएल है क्या? एसएल है, ठीक है। मैंने कहा कर लो, चलो एसएल है। मेरे बोले 19 ही है सर, एसएल ही है। मैंने कहा ठीक है कर लो। कितने पे क्या होगा, आप क्या सोचते हैं? वो बढ़ के कितने रुपीस पे क्लोज हुआ होगा? कल की बात है, अच्छा, कल का मार्केट 25-30 इतना जाएगा सोचिए। और ऊपर 500, 600, 1000, 1014 का हाई बना के आया 20 रुपीज। 19 से लेके यस, इट क्लोज टू उसने 21 पे बाई किया था। जब हम 19 पे देख रहे थे 21 हो गया था। ठीक है। वो 1000 पे गया है बैंक निफ्टी का ऑप्शन। इसीलिए लोगों को लालच आता है। उसने 1000 पे बेचा नहीं है। ये कितना होल्ड कोई नहीं कर पाता। आपको 20 रुपए की चीज की 100 रुपए में मिल जाएंगे तो आप बेच देंगे ना। आप रखने वाले के 1000 तक? ना ना ना, कोई नहीं रखता, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं होता। आपको नहीं पता कितना जाएगा। राइट, वो नीचे आ गया तो इसके एग्जैक्टली। तो नहीं पता होता, लेकिन उसकी वैल्यूएशन में डिफरेंस देखिए। 20 रुपए की चीज एक ही दिन में 1000 हो रही है। तो इसीलिए दैट इज द मेन रीजन कि ऑप्शन बाइंग बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो मेरा वापस मैं रिपीट करता हूँ, स्टार्ट कीजिए फ्रॉम इक्विटी, फ्यूचर्स की तरफ बढ़िए पहले, फिर ऑप्शंस पे जाइए। जब आपको मार्केट का आइडिया लगने लग जाए कि मार्केट इस दिन आज हो सकता है इस ब्रेकआउट में, या आज हो सकता है ये मूव दे सकता है, तब आप ऑप्शंस की तरफ बढ़े। इवन बाइंग हो, सेलिंग इज मच सेफर देन बाइंग, ऐसा Okay. कहते हैं। हाँ आजकल सेलिंग वाले लोग भी क्या हेज नहीं करते पोजीशन, हाँ तो वो गलती करते हैं। हेजिंग का मतलब होता है अपनी रिस्क को मैनेज करना। हेज कर लेते हैं पोजीशंस हम अपनी, सेलिंग के साथ एक बाइंग कर लेते हैं। तो उससे अगर मान लीजिए सेलर के पास रिस्क अनलिमिटेड होती है, ठीक है, राइट। तो उसको वो हेज कर लेता है, तो उसकी रिस्क थोड़ी लिमिट हो जाती है। तो बहुत लोग होते हैं जो सेलिंग में आ जाते हैं। आजकल सेलिंग का भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन वो हेज नहीं कर रहे पोजीशन, तो उस चक्कर में क्या होता है, उनको लॉस बहुत बड़ा लग जाता है। तो वो 6 महीने जो प्रॉफिट कमाया होता है उनने, सब वो एक दिन में पूरा प्रॉफिट बाहर हो जाता है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट इज द फर्स्ट की ऑफ द स्टॉक मार्केट, वो हमेशा याद रखो। गॉट इट। सर आजकल है ना टेलीग्राम पे बहुत यू कैन से फाइनेंस गुरु आ चुके हैं कि आप 1000 रुपये दो, हमारी चीट कोड्स कॉपी कर लो एंड आप लाखों करोड़पति बन जाओगे। क्या सीन चल रहा है पूरे मार्केट में आजकल? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, सोच के देखिए। मैंने भी बहुत बार ऐसे पहले लिए थे कॉल्स, है ना, मेरे पास कॉल्स आते थे। तो उस टाइम तो ठीक है, कॉल्स बहुत अच्छा, एक बहुत इजी सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। ऐसा सोच के देखिए आप कि आप अपने आप को स्टार्ट कर दीजिए आज से। आपको एक में जॉब, मतलब आप बहुत बढ़िया अर्न करेंगे। क्या करना है आपको लोगों को फ़ोन करना है, तो बोलना सर मैं आपको ना कल टिप दूंगा, मेरे को आपको कोई पैसा भी नहीं देना है अभी, और कल मैं आपको टिप दूंगा कि मार्केट जिधर जाएगा उधर की आप मेरे कॉल पे काम कीजिए, और पैसा आएगा तो आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे को 5000 का आप अमाउंट दे देना, मैं आपको 20,000 कमा के दे दूंगा कल। हाँ डन। अब आप क्या करिए, ऐसे 100 लोग ढूंढ लीजिए, ठीक है। उन 100 लोगों में से 50 को बोलिए मार्केट नीचे जाएगा, 50 को बोलिए मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। मार्केट मान लीजिए ऊपर चला गया, जिनको आपने नीचे की दी थी वो बेकार हो गए 50 हो गए। अब जो 50 आपके पास बचे, उनमें से आपके 20 लोगों ने या 10 लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया, तो आपके पास एक जनरेशन आ गया। और वो 50 को फिर जो बाकी उन्हें 10 ने सब्सक्राइब किया सपोज, ठीक है, और उन 10 में से बाकी 40 बचे। बोले सर मैंने बोला तो था आपको जाएगा, आप एक बार और ट्राई करके देखिए। तो उन 40 में से आपने 20 को वापस वहाँ भी कन्वर्ट कर लिया, ऊपर नीचे कॉल वापस दे दिया। ठीक है। उन 20 में से 100 बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो होगा कि वो वापस कुछ जिनका सही जाएगा। मतलब आप 50 में से 10 तो आपके कन्वर्ट हो गए, अब बचे 40। उन 40 में आपने 20 को वापस कॉल दी कि अगले दिन मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। 20 आपने वापस सेपरेट कर दिया। अब एक डायरेक्शन में फिर गया मार्केट, और आपकी कॉल सही, एक 20 लोगों की सही, वो 20 में से 10 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपने 100 में से 20% कन्वर्ट कर लिया, और आपके पास सब्सक्रिप्शन आ गया। आपके पास कोई स्किल हुई, आपको कोई मार्केट को एनालाइज करना पड़ा? नथिंग। और टेलीग्राम पे तो हालत ये है कि मैं आपको बताऊं, आप सोच के देखिए। अच्छा भाई, आप इतना ही अच्छा कर लेते हो तो आप खुद क्यों नहीं? हाँ एग्जैक्टली, सबसे पहला सवाल तो यही है। क्यों नहीं करते हो भाई? आप खुद का पैसा लगाओ, आप लोन लो ना। पर्सनल लोन कितने % इंटरेस्ट पे मिलता है? 10-12% पे मिल जाता है पर्सन। 12%, 15% मानता हूँ मैक्स टू मैक्स।
आप 15% पे लोन लीजिए, आप एक दिन में 15% निकाल के दे रहे हो ना भाई। हाँ, वादे तो ऐसे हैं? करते हैं। तो आप एक दिन में, आप तो पता नहीं क्या करोगे, तो आप कीजिए, और आप फिर उसके बाद आपको मेरी क्या जरूरत है, मेरे से क्यों सब्सक्रिप्शन चाहिए भाई। राइट। तो कभी भी किसी टेलीग्राम चैनल, किसी न्यूज़ बेस्ड मैसेज आते हैं कि इसका हाँ, भी बहुत आते हैं कर सर, लीजिए, बहुत आते हैं। कभी भी किसी में नहीं फंसना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप नॉलेज तो लीजिए। जितने लोग हैं, जितने जो भी स्टॉक मार्केट को थोड़ा चाहते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत मैं इंटरेस्ट लूँ, तो आप लोग एटलीस्ट एक अपना जो एक एजुकेशन तो लीजिए, बेसिक एजुकेशन। जैसे हम कहते हैं टेक्निकल ले लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स देखना अगर आप सीख लिए, मोटा भी सीख लीजिए, बहुत डिटेल में भी नहीं आता, आप कभी कभार ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, बट आप कभी फंसेंगे नहीं ट्रैप में। आप उसका चार्ट खोलेंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, हाँ यार ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आता। अगर आप चार्ट थोड़ा भी सीख थोड़ा भी आ गया तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर ही लेंगे फ्यूचर में, आपकी वो नॉलेज खराब नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ हमेशा काम में आने वाली है। तो आपको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, राइट, ठीक है, क्योंकि हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है आज के टाइम। तो ये जितने भी टेलीग्राम के इतने भंडार हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, टू मैनी सर, टू, और लोग मतलब कर रहे हैं। मैंने हमारे NIFM में आते हैं स्टूडेंट्स, बोले सर मैंने 1 लाख रुपए पे किए हुए बच्चों ने, बेस्ड ऑन दोस टेलीग्राम। एग्जैक्टली 1 लाख रुपीस की फीस दी हुई है। मैं ताज्जुब करता हूँ क्या करते हैं। फिर जब उनको लॉस होता है, वो थोड़े कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, अल्टीमेटली तो डूबेगा सर पैसा, डूब जाता है पैसा। फिर वो परेशान होते हैं, फिर वो आते हैं कोई भी। और दूसरी बात, एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आप कभी भी ना, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते हैं। कॉपी क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ड्राइविंग एक स्किल है, आप अलग ड्राइव करोगे, मैं अलग ड्राइव, हाँ, यू कैन नॉट कॉपी नहीं कर सकते। ड्राइविंग कभी कॉपी नहीं हो सकती। सेम ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग भी कभी कॉपी नहीं हो सकती। आप फंडामेंटल समझ सकते हो ट्रेडिंग का, कि क्या लॉजिक से आप ड्राइव कर रहे हो, क्लच क्या है, एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक क्या है, स्टीयरिंग को कैसे टर्न करना है, ये समझ सकते हो। बट कट कहाँ से कैसे लेना है, या आप अलग लोगे, मैं अलग, राइट। तो जैसे ये टेक्निकल है, टेक्निकल में भी सेम है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जितने टेलीग्राम चैनल हैं, टेलीग्राम हो गए, न्यूज़ हो गए, मैसेज पे बहुत बार आते हैं, पेनी स्टॉक्स आते हैं, पेनी स्टॉक्स, ये 1 रुपए का स्टॉक आने वाले 10 दिन में 10 रुपए हो जाएगा। इस पे तो यूट्यूब पे बनी हुई है सर वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म काफी। मुझे बिल्कुल नहीं पता, बहुत ज़्यादा दूर, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं, मेरे को तो स्टूडेंट जी आके बताते हैं कि सर ऐसा चल रहा है मार्केट में, तब मुझे पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। तो मतलब 1 का 10, अरे भाई आप कर लो, 1 लाख रुपए आप क्यों नहीं लगा देते हो? नहीं लगाएंगे ना, वो आपका पैसा चाहिए उनको। तो दैट इज़ द रीज़न, है ना। ये मार्केटिंग है, ये गिमिक है कि भाई आपका पैसा लेके वो अपना तो कर रहे हैं और आपका पैसा जा रहा है। तो कभी भी ट्रैप में मत फंसें, न्यूज़ पे काम मत करें, आप खुद का एनालिसिस सीखें, दैट इज़ वेरी, वो सबसे बेस्ट है। आप खुद का अगर खुद का पैसा है, किसी और को क्यों देना है भाई, राइट। किसी और के क्यों तू एनालिसिस करेगा, नहीं करवाना, ठीक है। आज के बाद जो भी देख रहे हैं ना, आप कसम खा लीजिए कि टेलीग्राम में जो ऐसे मैसेज आते हैं, इन सब पे काम नहीं कर, किसी और की सुन के मत कीजिए। हो सकता है एक बार प्रॉफिट हो भी जाए, बट एट लास्ट, और वो होगा सर, वो ग्रीड देने के लिए करेंगे एक बार, बिल्कुल होगा। आप जो भी पेनी स्टॉक देखेंगे ना, वो शुरू में क्या होगा, 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा, 3 का 4 होगा, वो 4 बना, वो बुक नहीं करेगा, टारगेट तो 10 का है, ठीक है, वो वेट करेगा, और जैसे ही 4 होगा उसके बाद वो टूटेगा, और वो उसके बाद सेलर, आप बेच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई बायर ही नहीं है वहाँ पे अवेलेबल। समझ रहे, वो 0 ही होगा एट लास्ट, समझ रहे, बायर नहीं होगा तो बेचोगे किसको? आर्टिफिशियल चल रहा है, तो बाय करके बैठ गए आप, राइट, एग्जैक्टली। तो ऐसा होता है। बट एक नॉर्मल भी लाइक ह्यूमर रखना चाहिए किसी को भी, नॉट ओनली दिस टेलीग्राम्स की, कोई भी फ्री में तो करेगा नहीं सब कुछ, एग्जैक्टली। कॉमन सेंस से भी अगर करो ना, तो आप काफी फ्रॉड से बच सकते हो, बहुत। और मैं आपको एक चीज, और आजकल मैंने जैसे एल्गो ट्रेडिंग बताई आपको, लोगों के पास बहुत फोन जा रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग के, ठीक है, आपके पास नहीं, बट बहुत लोगों के पास, कि सर हमारी एक एल्गो है, खुद सिस्टम ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। अरे भाई, तेरी एल्गो चल रही है, अगर वर्क कर रही है, तू कमा ले, तो आप कमाइए। आप क्यों किसी और को फोन करके बोल रहे हो सर मुझे 1 लाख रुपए दे दो? वाई?
क्यों चाहिए आपको 1 लाख रुपए? राइट। आपकी अगर एल्गो वर्क कर रही है और इतना ही भरोसा है एल्गो पे तो हाँ। मार्केट से ले लो, पैसा डालो, तुम्हारी एल्गो पे भरोसा है। Exactly. अगर आपको लगता है कि आपके एल्गो वर्किंग है, आप कीजिए। आप किसी और को क्यों फोन कर रहे हो भाई कि मेरी एल्गो है, आप है ना इस पे आप पैसा लगा दो भी नहीं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, मंथली इतना चार्ज लगेगा और बढ़िया बाय सेल होगी। अरे भाई क्या करना है 20,000 रुपये दूंगा मैं तेरे को, ये कर रखा है लोगों। तो इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रहिए। अच्छा सर, टेल मी समथिंग अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग, बिकॉज मैंने तो जब भी इंट्राडे में ट्रेड किया ना, मुझे तो मतलब लॉस ही हुआ है। क्या प्रिकॉशन कभी भी, मतलब बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि मैंने कभी प्रॉफिट बनाया होगा उसमें। ये ऐसा होता नहीं है, कभी तो प्रॉफिट हुआ होगा। बहुत रेयर। मतलब आई वांट टू नो कि क्या ध्यान में रखना चाहिए इंट्राडे, ऐसे मतलब मजे में मत करो। हाँ कुछ समझो, क्या एल्गोरिथम देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंट्राडे? ठीक है, यू टेल मी। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कभी भी आप इंट्राडे कर रहे हैं या इवन आप ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट पहले रिपीट किया था कि लॉजिक होना चाहिए किसी भी ट्रेड के पीछे। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा या ये यहाँ से नीचे जाएगा। क्या रीजन है? यू हैव टू बी टेक्निकल इन दैट। टेक्निकल का मतलब है टेक्निकल एनालिसिस, एक कोर्स होता है, ठीक है, जो बहुत मतलब जो क्या होता है, 2 चीज़ें होती है मार्केट में। एक चीज़ होती है कि आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता है ना, आप उस कंपनी की न्यूज़ को भी आप एनालिसिस कर पा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सपोज डिफेंस स्टॉक जो थे वो भगे अभी, या मैपमा इंडिया एक रिसेंट अभी है। मैपमा इंडिया बहुत फेमस एक स्टॉक है, IPO है था काफ़ी टाइम पहले। तो मैपमा इंडिया को अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, ठीक है, तो वो आज जो था वो 20% अप हो गया स्टॉक। ओके। अगर आप उस न्यूज़ को कोरिलेट कर पा रहे हैं, वो न्यूज़ ये थी कि राजस्थान पुलिस ने ये बोला है कि हम जो लाइव ट्रैफिक अपडेट है वो मैपमा इंडिया के साथ टाइप करेंगे। ओके। तो मैपमा इंडिया ऐसे एक और स्टेट ने ऐसा कुछ उनका टाइप का बात चल रही थी। तो ये जब रिलीज हुई तो उसके बाद भी उस स्टॉक में क्या होना चाहिए था, हमें समझ में आ रहा है कि मैपमा इंडिया की वैल्यू उठेगा, तो वो बढ़ गई, ठीक है। तो बढ़ गई तो आप अगर इस न्यूज़ को, ये तो बहुत इजी न्यूज़ है ना, बट बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो इंटरनल होती हैं, जो आपको पता नहीं चलती कि ये इस कंपनी पे भी फैक्टर डालेगी। तो अगर या तो आप उस लेवल तक उसकी कंपनी की न्यूज़ को एनालिसिस कर सकते हैं तो आप ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ कीजिए, या उसका कंपनी का एनालिसिस करके फंडामेंटल कर सकते हैं सब कुछ। इंट्राडे में ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। ओके। क्योंकि आपको नहीं पता इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आज ही आना है या 4 दिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, शॉर्ट टर्म है, कब है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए अगर आप चार्ट्स देखना सीख पाए, तो आप चार्ट्स का एनालिसिस करना सीख पाए, तो आप वहाँ से इंट्राडे कर सकते हैं। ट्रेडिंग ही वहीं से करनी है। तो ट्रेडिंग का क्या होता है, प्राइस डोंट लाई, है ना, राइट। प्राइस लाई नहीं करेंगे, प्राइस झूठ नहीं बोलेगा। प्राइस जो आया है वो किसी रीजन से आया है, और वो रीजन जो है वो कुछ भी रीजन रहा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप उस रीजन से अबव हो चुके, आप अपने टेक्निकल्स पे बिलीव करेंगे कि ये प्राइस के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, इस प्राइस के नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और ये मेरा टारगेट होगा। ओके, पहले से ही डिफाइन करते पहले से ही डिफाइन हो जाता है, वो टेक्निकल से होता है। चार्ट्स बोलते हैं तो प्राइस बोलती है कि प्राइस क्या आई, तो आपको पता रहता है कि किस प्राइस पे एंट्री कर पा रहे हैं। परफेक्ट एंट्री हो जाती है टेक्निकल की बेसिस पे, आप बिल्कुल परफेक्ट एंट्री कर सकते हैं। मैंने जब मार्केट जिस दिन क्रैश हुआ, 4 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आया हमारा चुनाव का, हाँ, बहुत गंदा क्रैश हुआ। बहुत बढ़िया बाइंग की है, ठीक है। मैंने बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया उस दिन अपना बैठ के, सेल में लगे थे। मेरे प्राइस पॉइंट पे डॉट टू डॉट आया, मेरे स्टूडेंट्स के फोन आए कि सर ये आपका जो हम लोग जहाँ कर एग्जैक्ट वही प्राइस आई, वहीं से मार्केट एकदम ऊपर हो गया, बाउंस बैक हो गया, और वहीं से बिल्कुल 2 दिन के अंदर 30% अप हो गया पोर्टफोलियो विद इन 2 days। यस, स्टूडेंट्स के फोन आए, सर बिल्कुल डॉट टू डॉट प्राइस आई है। सारे अलर्ट लगा के बैठे हुए थे हम लोग। तो हमारे जो कलीग हैं वो तो उस दिन वो घूमने गए हुए थे धर्मशाला, और वो वहाँ पे उनने सेल्फी के लिए मोबाइल निकाला, उनका अलर्ट आया, वहाँ पे उनने झरने में नहाते हुए उनने बाइंग की है और अगले 2 दिन में 60-70 हज़ार का प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर दिया। सो दिस इज हाउ टेक्निकल वर्क्स। वो प्राइस पॉइंट ऐसा होता है कि वो आपको बता देगा कि इस प्राइस पे मार्केट आएगा, तो ये यहाँ से ऐसा करना चाहिए। एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इंट्राडे में करते हैं या आप स्विंग भी करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ एंट्री ले रहे हैं, कहाँ एग्जिट करना है. प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट इज़ वेरी मस्ट. ओके. तो ये जब तक आप नहीं करेंगे, आप ऐसे ही सोचेंगे कि यहाँ से 2 रुपये मिल जाए मुझे और मार्केट में निकल जाऊँगा, या 2 रुपये, तो आप हर बार क्या करेंगे, वो 1 रुपये बढ़ेगा तो आप तो 2 रुपये सोच रहे हो, फिर 2 रुपये टूट गया, फिर तो आपके पास एग्जिट पॉइंट भी नहीं, आप फटाफट से सेल करेंगे, पता चलेगा सेल हो गया, अब आप बोलोगे मैं यहाँ से बेच देता हूँ इसको, और नीचे जाएगा, वो वहाँ से वापस ऊपर चला. हाँ, उल्टा होता है. ये कॉमन है. राइट. ठीक है, मैंने भी किया है, मैंने भी शुरुआत ही ऐसे की थी, है ना, बहुत सालों तक ऐसे ही ऊपर जाएगा नीचे जाएगा यही करता रहा. तो जब तक आप ऐसा करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होना. जब तक आपके पास एक लॉजिक नहीं है, रीज़न नहीं है ना, किस बेसिस पे आपने ट्रेड लिया ना, तब तक आप ट्रेड में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आज के टाइम पे यू एडवाइस अस कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है, इधर इट इज़ गोल्ड, इधर इट इज़ इक्विटी और व्हाट. ठीक है, देखिए गोल्ड और सिल्वर का अभी प्राइस थोड़ा अप चल रहा है ना, लाइफ टाइम हाई के अराउंड ही चल रहे हैं सारे. तो आई थिंक कि अभी इज़ इट नॉट राइट टाइम नहीं है, क्योंकि हम टेक्निकल्स देखते हैं तो हम लोगों को चार्ट्स में थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा सा हल्का सा डिप करेगा तब हम उसको बाय करेंगे. वैसे हम लोगों ने बाइंग कर रखी है, बट स्टिल अगर आप अभी कोई नया इन्वेस्ट करना चाहता है तो थोड़ा सा डिप आएगा जब बाय करना है, क्योंकि हाई पे बाय करने का कोई सेंस नहीं होता हम लोगों के अकॉर्डिंग. इवन दो आप चाहते हैं कि आप उसको एवरेज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं कुछ. ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर तो है ही, हमेशा लोग गोल्ड और सिल्वर को तो हमेशा मानते हैं, बट फिलहाल एंट्री पॉइंट इज़ नॉट गुड. एंट्री पॉइंट इज़ नॉट गुड. ओके. अब मैं आता हूँ स्टॉक्स पे. तो स्टॉक्स बहुत सारे हैं अभी, बहुत कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अंडररेटेड पड़े हुए हैं. जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ तो IDFC फर्स्ट बैंक है. IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस मुझे लग रहा है, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं. यस बैंक मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग कर सकते हैं. करंटली यस कितने पे है अभी? 10. यस 24 के अराउंड 24 पे चल रहा है ना. तो 16 से मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि बाय कर लीजिए. 16 प्राइस चल रही थी जब से बाइंग चल रही थी, 30 तक जाके आया वो, स्टिल 32 पे उसका ब्रेकआउट आना था, बट स्टिल वो ड्यू है. अच्छा, फंडामेंटल्स तो लाइक दे आर नॉट स्ट्रांग ऑफ. एग्जैक्टली, फंडामेंटल्स वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, बट कॉपरेटिव बैंक जो होते हैं उनसे काफ़ी बेटर हैं. कोई भी आप कॉपरेटिव बैंक देखेंगे आज के टाइम में, उसका मिनिमम से मिनिमम जो बैंकिंग का स्टॉक है कॉपरेटिव बैंक का, वो 60-70 रुपीज़ से नीचे नहीं है. राइट. एंड ये आपको क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है यस बैंक. कॉपरेटिव बैंक के पास पावर ही नहीं है और वो उसके स्टॉक फिर भी 60 रुपये का है. तो ये अब बहुत अंडररेटेड है. ऑफकोर्स फंडामेंटल्स वीक हैं, बट कब तक? बट ये उठेगा, उठना चाहिए, है ना, क्योंकि कॉपरेटिव बैंक से तो हर हालत में बेटर है ना. राइट. ठीक है, तो ये फुल फ्लैश्ड बैंक है ना, आप यहाँ जाके सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, तो जब फुल फ्लैश्ड बैंक है तो इसका वैल्यूएशन भी उस अकॉर्डिंग होना चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में 60 के ऊपर जाना चाहिए. ऑलराइट. ठीक है, तो एक ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट है. डिफेंस सेक्टर इज़ वेरी ग्रोइंग, अभी काफ़ी टाइम से बात चल रही है. इथेनॉल सेक्टर, शुगर का जो था काफ़ी टाइम से बात चल रही है. इथेनॉल सेक्टर इज रेलवे एंड ऑल. विच वन? रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल. रेलवे ट्रांसपोर्ट है ही. इथेनॉल सेक्टर मींस जैसे शुगर, जो शुगर वाले फैक्ट्रीज हैं, है ना, द्वारिका शुगर्स है, वो अब डबल से ऊपर हो चुके हैं विद इन 2 मंथ्स के अंदर. अच्छा. 2-3 मंथ्स में बहुत बढ़िया उनने ग्रो मारा है. जितने भी शुगर्स के थे, क्योंकि इथेनॉल का जो है वो सारा उससे रिलेटेड है, क्योंकि गडकरी जी ने इथेनॉल पे काफ़ी फोकस किया था. तो उसके बाद से सबका फोकस था इथेनॉल पे, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आप अभी ढूंढिए. एक और बहुत अच्छा मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर्स के कुछ बैंक हैं, वो बैंक नहीं सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ कंपनीज, जैसे भैल हो गया, है ना, हेल हो गया. अब ये सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं, है ना, बट स्टिल इट्स नॉट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हूँ. कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया आप देखिए जब भी डिप करे उसको बाय कर लीजिए. डिप में बाय करते रहिए कोल इंडिया को. सेल को डिप में बाय करते रहिए, है ना. सेल में कब से बोलता आ रहा हूँ, जब वो 60-70 रुपये था तब से मैं बोल रहा हूँ कि बाय कीजिए. तो आप लोग हर डिप में जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनको बाय करते रहिए. तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, एक तो स्टॉक मार्केट हो गया, राइट. एक इक्विटी के अलावा, इक्विटी की भी आप ऐसा ही भी कर सकते हैं. आपने कोई स्टॉक पकड़ लिया, अच्छे 5-10 स्टॉक पकड़िए, आपका महीने का है कि मुझे 5,000 रुपये डालने हैं, आप सब प्रपोर्शन में डाल दीजिए. इन अ लॉन्ग टर्म बहुत मुश्किल है कि वो आपको रिटर्न ना दे. बहुत नेग्लिजिबल देगा ही देगा, जाता है देगा ही देगा. सेकेंड पॉइंट, अपना म्यूचुअल फंड है ही. तो म्यूचुअल फंड में अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे, कि भाई जो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा है, ठीक है, वो आप उसको कर सकते हैं, या फिर फंड मैनेजर आप हायर कर सकते हैं. सेकेंड, और गोल्ड और सिल्वर हो गया, बस
इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अपने बॉन्ड्स वगैरह ETF में एक इशू ये आता है, ETF बहुत बढ़िया पॉइंट है, ETF आपको खुद करना पड़ेगा, हर महीने आपको खुद उसको बाय करना पड़ेगा। ETF में बहुत बढ़िया इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, Right. ठीक है, बीज वगैरह जो होते हैं, गोल्ड बीज। आजकल एक और अच्छी बात आ गई ETF में कि ये आउट ऑफ इंडिया के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। ठीक है। तो वो ETF आया ETF। और उसमें भी आई थिंक वी कैन टेक द पार्ट ऑफ द स्टॉक, जैसे Exactly. गूगल का स्टॉक है तो उसका हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो आप ऐसा ETF लीजिए जो बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो ETF में आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वाया ETF के थ्रू। बट उसमें आपको वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं लेते हैं गवर्नमेंट, सो वो उसको लेते हैं एज ए ट्रेडिंग की तरीके से, तो उसमें आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है, टैक्स लगेगा, Tax कैपिटल गेन टैक्स। तो ये आप ध्यान रखना। ETF इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं लेते वो उसको, क्योंकि आपको उसको हर मंथ खुद से बाइंग करनी होती है। SIP नहीं है, म्यूचुअल फंड इज़ SIP, आप उसको इन्वेस्टमेंट में लेती है गवर्नमेंट, बट इसको इन्वेस्टमेंट में नहीं लेती है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाएगा आपका। राइट राइट। सर टेल मी वन थिंग, फॉर से समवन न्यू जिसको ट्रेडिंग में अभी इंटरेस्ट है, तो हाउ ही शुड परस्यू ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर? उसका क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए ट्रेडिंग को करियर बनाने के लिए अभी? देखिए, अगर करियर बनाना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले तो 2 पॉइंट हैं कि सबसे पहले आप उस पर डिपेंडेंसी नहीं रख सकते स्टार्टिंग में। मैं रीज़न बताता हूँ आपको। अगर आप इन द नीड ऑफ मनी है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं इससे कुछ इनकम जनरेट कर लूँ, तो आप उस पर डिपेंड हो रहे हो, और डिपेंड हो रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो आप अपने आप पे एक प्रेशर दे रहे हो और आप इमोशनली कनेक्ट होंगे उससे। तो जैसे ही आप उस पर इमोशनल कनेक्ट होते हो तो आप क्या है, गड़बड़ करेंगी चीज़ों। तो सबसे पहले आपको एक बैकअप प्लान, पहले आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फंड होना चाहिए जिसको आप लूज कर सकें और आपको इससे फ़र्क ना पड़े। आपको इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको क्या करना है, अच्छा कोई सा भी बिजनेस होता है, हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, आप मान लीजिए आपके पास टोटल सपोज मान लीजिए 50 लाख रुपीज़ हैं, तो आप नए बिजनेस में कितना पैसा लगाएंगे? कोई 50 लाख बिजनेस, 50 लाख रुपीस आई हैव, ओके, तो नए बिजनेस विल स्टार्ट विद 10, वेरी लेस अमाउंट। एग्जैक्टली। तो आप बाकी 40 स्पेयर रख रहे हैं। रीजन फॉर स्पेयर क्या, कि कल के दिन अगर ये बिजनेस नहीं चला तो बैकअप प्लान। तो सेम स्टॉक मार्केट का भी यही हाल है। आपने 10 लाख रुपीज़ लेके आए, आप सबसे पहले सीखिए, पढ़िए, आपको सबसे पहले टेक्निकल आना चाहिए, ठीक है। आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको टेक्निकल आना ही चाहिए, विदाउट दैट आपको इसमें घुसना ही नहीं है। तो सबसे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, उसके बाद आप कुछ सालों, कुछ महीनों तक आपको इक्विटी पे स्टिक रखना है। ओके, इक्विटी मींस कैश मार्केट पे काम करना है, ठीक है। अगर आप 6 मंथ तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी हैं, तो आप इस मार्केट के लिए बने हैं। ओके, पार्टी खेलो, मतलब ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग बात कर रहा हूँ मैं, नॉट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और 6 महीने तक आप विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस पे भी अपने पोर्टफोलियो को रख पाते हैं, आप अपने ट्रेडिंग की 6 महीने तक, और आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं, तो आप इस मार्केट में आगे बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ये मार्केट आपके लिए है, ठीक है। बट पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? इक्विटी मार्केट से, ठीक है, कैश मार्केट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आपको स्टॉक्स पे काम करना है, 6 महीने तक आप इस पे काम कीजिए, टेक्निकल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल आप ट्रेडिंग कीजिए। आप अगर 6 महीने सस्टेन कर गए तो आपको इस मार्केट से पैसा ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप सेकंड नंबर पे आएंगे फ्यूचर पे, और फिर उसके बाद आप हो सकता है ऑप्शंस की तरफ आए, और ऑप्शंस और फ्यूचर आजकल सेम ही होता है। तो आप चाहे तो इक्विटी के बाद ऑप्शंस पे भी आ सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। बट यू स्टार्ट विद इट कि आपका जो भी कैपिटल है उसका बहुत 20% आप डालो, एग्जैक्टली, ट्रीट इट एज अ सेपरेट बिजनेस, एग्जैक्टली। एंड द थर्ड पॉइंट इज आप डिपेंडेंसी क्रिएट मत करना एक तो एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप उस पर डिपेंडेंसी रखेंगे तो आपके पास एक प्रेशर रहेगा कि मुझे ये इनकम चाहिए ही चाहिए, या मुझे मंथली इतना चाहिए ही चाहिए, तो वो आप प्रेशर में रहेंगे, और उस प्रेशर में आप इमोशनल होकर कुछ गलत कर जाएंगे, क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमेशा आप गलत ही करते हैं, ठीक है। और एक और बात, बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको, लॉस बियर करने का पूरा कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लॉस इन द वे, जो आप लॉस लेके चल रहे हैं, डिफाइन करके चल रहे हैं, वो प्रायर डिफाइंड होता है कि ये मेरा ट्रेड लेने से पहले मुझे पता होता है कि मेरा ये लॉस है। जैसे मेरी कुछ ट्रेड्स चल रही हैं अभी, तो वो उनका लॉस बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, एग्जैक्ट फिक्स अमाउंट है कि इससे
वो 4000 से 5000 के बीच का इस वाले में लॉस होगा, बस 4 से 5 मैक्सिमम कैप है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ कि 5000 इज द मैक्सिमम कैप। तो वो मुझे पहले से पता है कि एक ट्रेड में मेरा लॉस ये है, ठीक है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब 5000 का लॉस अगर आप बियर कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम से मिनिमम 5 से ऊपर का प्रॉफिट आना चाहिए। राइट कई बार 5 की जगह हम 10 लेते हैं, 15 लेते हैं, 20 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कुछ पैसा दे रहा हूँ तो उससे कमाना भी मेरा फर्ज है। राइट राइट तो ऐसा नहीं हमेशा कमाऊंगा, ऐसा नहीं हमेशा प्रॉफिट आएगा, बट उस प्रोपोर्शन में ही चलेगी वो चीज़ें। तो मैं अगर 51 टाइम्स भी सक्सेसफुल होता हूँ, 100 में से 51 टाइम्स बार सक्सेसफुल हो रहा हूँ और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन है, मतलब मैं 1:1 से ज़्यादा ले रहा हूँ, तो आपके पास 1:1 में 51 रुपीज़ आते हैं। 100 में से 51 बार आप जीत रहे हैं, बट इवन आप 40 बार भी जीतते हैं और आपका 1:2 आप ले पा रहे हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे 20%। तो आप 20% प्रॉफिट निकाल लेंगे अपनी कैपिटल। तो दैट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो जो भी इस फील्ड में फुल टाइम आना चाहता है उसको सबसे पहले ये समझना होगा कि पहले वो डिसिप्लिन के साथ 6 महीने काम करे। किस सेक्शन में? इक्विटी में करो, फ्यूचर्स में जल्दबाजी मत करो। हाँ, जल्दीबाजी नहीं। आपके पास पूरा लाइफ पड़ी है, आप 2 साल 4 साल में आप सोच भी नहीं सकते आप क्या पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। राइट कोई भी चीज़ शॉर्टकट, ये एक बहुत अच्छी इसमें एक कहावत है कि कहते हैं, लोग कहते हैं ये शॉर्टेस्ट वे है मनी अर्न करने का, है ना। तो ये कहते हैं इट इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट वे टू अर्न क्विक मनी। ये एक बहुत बड़ा कोटेशन दिया था किसी ने कि जो लोग सोचते हैं ना कि ये क्विक मनी है, ये क्विक मनी है बट शॉर्टेस्ट वे नहीं है। मतलब इसमें आपको वहाँ तक पहुँचने में क्विक मनी के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको पता है, आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी लॉन्ग वे। नॉर्मल नहीं है आपको। आप पैसे से इमोशनल हो जाते हैं। आपके पास आज 1 लाख का प्रॉफिट हो जाए आप खुश हो जाएंगे, बट अगले दिन अगर आपको 20,000 का भी लॉस होगा ना, हो सकता है आपको दुख हो, यार 20,000 का लॉस। आपको हो सकता है साइकोलॉजी नहीं हो, मेरी ऐसी साइकोलॉजी थी। मैं बहुत अच्छा ट्रेडिंग करता था तो, बट मेरे साथ क्या इशू था, जैसे मान लीजिए मैंने 10 डेज तक बढ़िया प्रॉफिट किया, मान लीजिए 20,000 एक दिन में प्रॉफिट कर रहा हूँ, बट 10 दिन बाद मेरे को 4,000 का लॉस हो गया एंड मैं उस लॉस को बियर नहीं कर सकता था। ये मेरी साइकोलॉजी थी। मुझे वो 4,000 का लॉस बर्दाश्त नहीं है, इवन मेरे पास 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका है तो भी। ओके तो ये मेरी साइकोलॉजी थी। तो उससे चेंज होने में बहुत लोग होते हैं ऐसे जो मार्केट के साथ ईगो लेके भी चलते हैं। जैसे मुझे था कि मेरी स्क्रीन रेड नहीं होनी चाहिए, को ग्रीन ही चाहिए। हाँ। तो ग्रीन ही चाहिए के चक्कर में मैं क्या करता था, ओवर ट्रेडिंग करता था। एक बहुत बड़ा इशू है लोगों के साथ ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग बहुत मेजर इशू है। आप प्रॉफिट में भी आ गए, आपने क्लोज कर दिया, आपने सब कुछ सही किया, उसके बाद आपको लगेगा थोड़ा सा और कर लेता हूँ। लालच, ग्रीड और फिर अच्छा, दुनिया में पैसा कहाँ पे है, कहाँ होता है? पूरे वर्ल्ड में पैसा पता है कहाँ होता है? सिर्फ 2 जगह होता है, एक ग्रीड और एक फियर। राइट। फियर वाले इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं बताइए? हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर। हाँ राइट, हेल्थ केयर। डराते हैं कई बार, है ना। और लालच वाले स्टॉक मार्केट भी है और भी है। बताइए कहाँ पे आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लालच में ही पड़ता है। लालच में 1-1 लाख 2-2 लाख माँ बाप अपने बच्चे के लिए पेट काट के फीस डिपॉजिट करते हैं। उनका लालच क्या है कि मेरा बच्चा सेटल हो जाएगा। राइट। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में आप पैसा देखिए किस इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे लालच और ग्रीड और फियर। और स्टॉक मार्केट पे दोनों ही हैं, फियर ऑफ लूजिंग मनी और दोनों। तो सबसे ज़्यादा पैसा इसीलिए तो यहाँ पे आदमी कई बार डर के, कई बार लालच में, ये दोनों काम करता है। कई बार लालच में और की चाह में जो है वो भी छोड़ देगा, उसके पास जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो ड्रॉप कर देगा। और फियर में कि और ना हो जाए वो जल्दी एग्जिट कर जाएगा। हो सकता है वो प्रॉफिटेबल होने वाला हो। दोनों चीज़ें होती। तो इसीलिए जो भी आना चाहते हैं, सबसे पहले आप 6 महीने काम कीजिए, अपने इक्विटी पे काम कीजिए। 6 महीने तक अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप नॉन प्रॉफिटेबल हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी हैं तो भी वेल। फिर उसके बाद बिफोर दैट आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। राइट। ठीक है, पहले चीज़ों को सीखिए। सीखिए। आप एक फीस देते हैं, मान लीजिए कहीं पे आप फीस देते हैं,
आप उस फीस को ये मत सोचिए फीस है, आप ये सोच के देखिए वो आपको एक स्किल सेट दे रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ स्किल, राइट, दिस इज स्किल। ठीक है। ये ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान कुछ नहीं है, नॉलेज हो सकता है आपको मिल जाए, बट ये स्किल है। जैसे ड्राइविंग एक स्किल है ना, वैसे ही ये भी एक स्किल है, लाइफ लॉन्ग पैसा कमा के देगी आपको। एग्जैक्टली। तो स्किल डेवलपमेंट है ये आपका, तो उसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा, और कोई जल्दी नहीं होती है। आप ये सोचेंगे ये 1 महीने में आ जाएगा मुझे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। मिनिमम से मिनिमम आपको 6 मंथ्स देने पड़ेंगे। आप नॉलेज ले सकते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, बट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सीखने में आपको 6 महीने लगेंगे। राइट सर, इन टुडेज टाइम म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, राइट? सो यू टेल मी लाइक 3 चेक इन पॉइंट्स कि एटलीस्ट आप जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, ये 3 चीज़ें तो देख लिया करो, उसका एनएवी, फंड साइज, या कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, देखिए क्या होता है म्यूचुअल फंड जो है ना, वो एनालाइज करना क्या होता है। आप सबसे पहली बात कि म्यूचुअल फंड 2-3 तरीके के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे इंडिया में थोड़ा सा इशू ये है कि हमें ये नहीं पता होता वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कहाँ करने वाला है। हाँ, ये पता नहीं रहता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है जो मुझे लगता है कि नेगेटिव है ना। जैसे पहले मैं नहीं समझता था, तो मैंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था जब मैं नहीं जानता था, तो मुझे नहीं पता वो इन्वेस्ट हो कहाँ रहा है पैसा। एंड जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया देयर इज़ ए लॉक इन पीरियड ऑल्सो, तो मैं अपना फंड भी नहीं रोक सकता। एंड अगर मैं अपना फंड रोकता हूँ तो वो मुझे पे आउट नहीं करेंगे, जो मैंने दिया है वो भी नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा स्कैम जैसा मैं कहूँगा ये, कि म्यूचुअल फंड आप देख के लीजिए, है ना, कहाँ से ले रहे हैं, आप उसको रोक सकते हैं कि नहीं, SIP स्किप करने का आपके पास पैरामीटर है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है बेकार है, पहले उससे पहले ये देखिए जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वहाँ SIP स्किप करने का प्रोविजन है। ओके, मतलब लॉक इन नहीं होना चाहिए प्रॉपर कि आपको देना ही देना। लॉक इन नहीं होना चाहिए पहली बात, कि मैं 1 महीने बाद भी मान लो मुझे मेरे फंड की जरूरत, मैंने 3 साल, मेरा लॉक इन पीरियड है 5 years, अब मुझे पता चल रहा है बाद में, दैट टाइम मेरे को नहीं बताया गया, है ना। और मैं 3 साल बाद मुझे ज़रूरत पड़ी फंड की, तो मेरा फंड है, मैं निकाल सकता हूँ। एग्जैक्टली। जो भी मार्केट वैल्यू आपको मुझे देनी चाहिए, बट दे टोल्ड मी कि आपको पूरा हम फंड नहीं देंगे। मेरा उस टाइम इन्वेस्टमेंट हो चुका था करीब 6 लाख के अराउंड, 3 years में। उन्होंने मुझे बोला कि आपको 70,000 ही दे पाएंगे। रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि लॉक इन पीरियड है। मुझे पता तब चला कि लॉक इन पीरियड है मिनिमम, राइट। तो पहले आप ये चेक कीजिए कि जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या कोई वहाँ पे लॉक इन पीरियड है, नहीं है, राइट। ठीक है। या पीपल आर जस्ट सेइंग SIP की 500 रुपए की SIP है, कर 500 लो। रुपए की SIP है, 1000 रुपए की SIP है, ठीक है, वो अच्छी बात है, आप सेव कर रहे हो, बट वो पता चले जब जरूरत पड़े तब आप उसे निकाल ही नहीं पाए, तो क्या फायदा है, राइट। ठीक है। फिर सेकंड चीज आती है कि इन्वेस्ट, दूसरी बात, आप जिस कंपनी में डाल रहे हैं पैसा, वो चेक कीजिए क्या वो ब्लू चिप शेयर्स में डाल रही है, क्या वो स्मॉल कैप में डाल रही है, वो मिड कैप में डाल रही है, किस में डाल रही है पैसा, वो कहाँ पे डाल रही है पैसा, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है, वो थोड़ा सा आप एनालिसिस कर लीजिए। और उससे भी अच्छा मैं आपको बहुत बताता हूँ, आप एक फंड मैनेजर लीजिए, ठीक है, वो 1% आपसे लेगा ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसका 1% इन अ ईयर, दैट्स वेरी फाइन। वो आपको इतना बढ़िया रिटर्न निकाल के देगा कि आप सोच नहीं सकते। आप कब इक्विटी में रखना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड 2-3 तरीके के होते हैं, डेप्थ में रखने वाले, डेप्थ, इक्विटी, और जितना ज्यादा आपका इक्विटी में जाएगा फंड उतना ज्यादा रिस्क आपका बढ़ेगा म्यूचुअल फंड में। जितना ज्यादा डेप्थ में रहेगा उतना ज्यादा आप सेफ रहेंगे। तो आप जितने म्यूचुअल फंड करें, सबसे पहले देखिए कि डेप्थ में पैसा कितना रख रहे हैं आप, ठीक है। एक कुछ पोर्शन होना चाहिए जो आपका डेप्थ में होना चाहिए, कुछ पोर्शन होना चाहिए थोड़ा रिस्क में होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए बैलेंस, कि कल के दिन ऐसा ना हो कि मार्केट क्रैश हो जाए और आपको उस टाइम निकालना पड़े मार्केट। सोच के देखिए, चलिए सब लोग को बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, डन। किसी ने मार्केट में SIP स्टार्ट की 2015 में, ठीक, और कोविड के टाइम उसे जरूरत पड़ी, क्या हुआ होगा उस बंदे का, उसको क्या फंड वैल्यू भी मिली होगी, फंड वैल्यू का 50% क्या 30% भी नहीं मिला होगा, क्योंकि मार्केट उस टाइम इतने बुरी तरीके से क्रैश हुआ था कि वो अपने बहुत लोएस्ट पॉइंट पे था। और उस टाइम उसने फंड की जरूरत पड़ी होगी, मान लीजिए बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ इश्यूज या कोविड में कोई इसको इश्यू जरूरत पड़ी है, फंड की जरूरत पड़ी थी, क्या हुआ होगा उसके साथ। तो आपका कुछ पोर्शन हमेशा डेप्थ में रहना ही चाहिए, कुछ पोर्शन रिस्क में रहना चाहिए, और उससे बढ़िया है आप किसी फंड मैनेजर को हायर करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट का कुछ 1% 2% लेगा, बट एटलीस्ट यू विल प्ले सेफ, यू विल बी सेफ।
उसे पता होता है कब इक्विटी में रखना है, कब डेप्थ में रखना है, राइट। ठीक है। आप म्यूचुअल फंड में बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, आपने जैसे एनएवी बोला, तो एनएवी ठीक है, बट वो ओवरऑल आपको देख के ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी उसमें म्यूचुअल फंड के अलावा हमें ये पता नहीं होता कि वो कंपनी में जिसमें जा रहा है तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना हम लोगों के बस का नहीं है ना, क्योंकि आप उतनी डिटेल में उस कंपनी का फंडामेंटल आप नहीं देख नहीं पढ़ पाऊंगे, है ना, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। P&L स्टेटमेंट उसका देखना है, उसका क्वार्टरली स्टेटमेंट कैसा चल रहा है, उसके पास फंड कितना है, उसका बैलेंस कितना चल रहा है, वो कब से कितने क्वार्टर से लॉस बना रही है, नहीं बना रही है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, DIAs क्या है, FIAs क्या है। तो वो जब म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में पैसा डालता है तो ये सब चीज़ें देखता है। तो हम ऐसे बंदे को फंड दें, मेरी ओपिनियन में, जो ये करे, ओके, तो दैट वुड बी वेरी 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 गुड। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंट में मैंने ऐसा नहीं कर रखा था, बट मेरे नोन में किसी ने मुझे बोला था 2-3 बार, यार आपने, मैंने कहा यार ठीक है चलने दो, मुझे कोई मैंने कहा लोड नहीं लेता मैं ज़्यादा, ठीक है छोड़ो। तो उनने मुझे बोला देखो मैं वो भी ट्रेडर ही हैं, तो हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो उनने मुझे बोला कि यार एक बार देखो, तो उनने दिखाया कि उनका जो फंड था वो इक्विटी से डेप्थ में कर दिया जब मार्केट क्रैश होने वाला था। उसने, क्योंकि हम लोग एनालिसिस, हमें भी पता था मार्केट क्रैश हो रहा है, बट उसने उसको चेंज कर दिया। तो उनके फंड मैनेजर ने, ओके, तो हम लोग बाबा चेंज नहीं करते, हम लोग ने ठीक है चल रहा है चल रही है, ऐसा बाद में ध्यान आएगा 2 महीने बाद, अरे यार ध्यान ही नहीं रहा, जब जरूरत पड़ेगी यार इसे चेंज कर देना था मुझे। तो हम इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो प्रोफेशनली वो कर रहा है, वो उसका आपसे फीस ले रहा है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि 17% में से 1% वो ले रहा है, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा करना चाहिए, तो दैट इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा फिर भी आप खुद से करना चाहते हैं, तो मेरे पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि ब्लू चिप्स में कर रहा है, स्मॉल कैप में कर रहा है, या मिड कैप में कर रहा है। ब्लू चिप्स आर सेफ, मिड कैप थोड़ा लेस। ब्लू चिप्स इंक्लूड दिस टाटा एंड ऑल बिग जायंट्स। ओके, ब्लू चिप शेयर्स वो होते हैं जो निफ्टी 50 में मेजरली आते हैं। ओके, निफ्टी 50 टॉप टॉप 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी की, राइट। तो वो जो है वो टॉप 50 में आते हैं, तो उन हम स्टॉक्स को कहते हैं ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स मतलब उनकी कुछ वैल्यूएशन होती है, उनके ऊपर वो वैल्यू करते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप और मिड कैप में मेरे को वैल्यू याद नहीं है कि कितना वो वैल्यूएशन का स्मॉल कैप कहलाता है, कितना मिड कैप कहलाता है। मिड कैप मींस मिड साइज कंपनीज, थोड़ी मीडियोकर कंपनीज हैं, ठीक है। और स्मॉल कैप जो बहुत छोटी कंपनी है, वो बहुत जल्दी टूटती भी है, बहुत जल्दी बढ़ती भी है, रिस्क रिटर्न दोनों ज्यादा हाई है उसमें, राइट। तो आप अपने पोर्टफोलियो को जब भी बनाएं, या आप अपने SIP जब भी करना स्टार्ट करें, सबसे पहले उसको चेक करें कि खोल के कि वो कौन कौन से उसका ब्लू चिप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। NAV वैल्यू क्या होती है, हमेशा आज आपको अच्छी दिख रही है, कल खराब दिखेगी, राइट, बिकॉज वो तो फंड के साइज पे भी फंड के साइज के ऊपर है। क्योंकि आज स्मॉल कैप बग रहा है, तो आप देखेंगे NAV वैल्यू बहुत अच्छी है, यार इसमें कर देता हूँ मैं, क्योंकि अभी स्मॉल कैप चल रहा है। जिस दिन वो ब्रेक पे, जब क्रैश होगा मार्केट, तो सबसे पहले स्मॉल कैप ही डूबेगा, वो कोई नहीं सोच रहा। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ऑल राइट सर, थोड़ा चार्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। लाइक देयर आर वेरियस नंबर ऑफ चार्ट्स। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, लाइन हो गया, आपका कैंडल स्टिक हो गया, ये सेम ही इन्फॉर्मेशन बताते हैं या फिर अलग अलग? नहीं, इन्फॉर्मेशन इज सेम, ओके, उनका देखने, उनको बनाने का तरीका अलग है। देखिए आप किसी चीज़ का विजुअल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, जैसे आपने अगर बचपन में पढ़ा हो तो बार चार्ट होता था एक। बार मीन्स हम लोग बार ग्राफ बनाते थे, कई बार होता था वेन डायग्राम होता था, तो अलग अलग प्रेजेंटेशन है। रीजन हम उसको अलग अलग तरीके से समझ पा रहे हैं, वो डेटा जैसा है उस डेटा को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि लाइन चार्ट होता था, लाइन चार्ट में क्लोज प्राइसेस ली जाती थी, मतलब आज मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ, तो जिस भी प्राइस पे बंद हुआ उस प्राइस को अगले दिन जो प्राइस है उससे कनेक्ट कर दिया लाइन बना के। ओके, तो सारी क्लोजिंग वाली रेट, बट वो ओपन कहाँ हुआ था ये हमें नहीं पता, या उसने हाई कितना बनाया ये हमें नहीं पता, वो किसी और चार्ट से लेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो लाइन चार्ट में इशू था। हाँ, तो लाइन चार्ट का एक ओवरऑल फायदा ये है कि वो क्या है, आपको एक ओवरव्यू दे देता है कि मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, कैसा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आया बार, तो बार में उसने ओपन हाई लो क्लोज देना शुरू कर दिया, बट वो ढंग से ये नहीं बता पाता था कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद आता है कैंडल स्टिक, आज भी चल रहा है, ये जापान से आया था, है ना। होमा करके एक बंदा था जापान का, उसने, उसके फ्रेंड ने, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, चलो मैं स्टोरी बता देता हूँ। एक फ्रेंड था होमा करके एक था, वो उसको कहते हैं वर्ल्ड का पहला ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो जापान में क्या अर्थक्वेक बहुत आते हैं, तो वो क्या करता था कि वो राइस की ट्रेडिंग करता था। क्या करता था ट्रेडिंग में,
वो क्या करता था कि जब भी जैसे वो क्या करता था पहले जाके पता कर लेता था कि मान लो जैसे मौसम विभाग है तो वो जाके पता करता था कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस बार अर्थक्वेक की। मान लो उन्होंने बोला कि हाँ प्रोबेबिलिटी है कि आएगा, ठीक है, तो वो क्या करता था कि सबको बोलता था इस बार कोई अर्थक्वेक नहीं है। गाँव में जाके बोले ठीक है धान होगी, बोले ठीक है धान होगी, तो बोले मेरे को बेच दो, तो वो सबसे खरीद लेता था। तो अर्थक्वेक आ जाता था तो वो क्या करता था उसी धान को डबल रेट में बेचता था, ठीक है, चावल को। तो वो क्या है फिर मान लो बेच दिया उसने, ठीक है, अगले साल फिर वो पता करता था कि बोले अब बोले अर्थक्वेक नहीं आएगा, तो वो इस बार बोले अर्थक्वेक आएगा, रूमर फैला दिया। तो वो क्या करता था अर्थक्वेक आएगा अर्थक्वेक आएगा, तो पहले से ये रूमर फैलाने से पहले बाइंग कर लेता था, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करता था जैसे उसकी बाइंग हो गई फिर वो रूमर फैला देता था कि अब अर्थक्वेक आएगा, तो उसी से लोग बाय कर लेते थे। लेकिन अगले साल की फसल भी आ जाती थी क्योंकि अर्थक्वेक आया ही नहीं, तो अर्थक्वेक नहीं आया तो वापस से फसल आ गई, तो अब माल ज़्यादा हो गया फिर उसको हाफ रेट में बाय कर लेते। तो ये इस सारी चीज़ों को नोट करके एक ये चार्ट्स बना के रखता था कि इस प्राइस पे मैंने बाय किया, इस प्राइस पे मैंने सेल किया, ये ओपन था इस मार्केट जब मैंने ये इस मंथ में स्टार्ट किया था बाइंग, तो इस प्राइस पे बाइंग की थी, यहाँ तक ये प्राइस गई थी, इसने इतना हाई मारा था, उसने उसको कैंडल्स में फॉर्म में सेव करके रख लिया, बना के रखा। तो ये जो उसने किया, ये जब उसकी डेथ हो गई तब उसके फ्रेंड ने रिवील किया। तो ये जो था चार्ट्स किए गए यूरोप, फिर यूरोप से पूरे वर्ल्ड में फैले, और आज भी ये चार्ट्स बहुत अच्छे काम, आज भी रेलेवेंट है बहुत। तो ये कैंडलस्टिक जो है ये कभी भी खत्म नहीं होगी क्योंकि ये प्राइस एक्शन पे वर्क कर रहे हैं। प्राइस एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने टेक्निकल्स का, तो बहुत मेजर काम आता है प्राइस एक्शंस। तो ये पूरा अपना जो था कैंडलस्टिक जो है, कैंडलस्टिक अब इसमें क्या आ गया, ओपन हाई लो क्लोज पे आ जाता है, और चार्ट को देखते ही आपको कैंडल्स को देखते ही पता चल जाता कि इस दिन मार्केट में क्या हुआ होगा, मार्केट कितना नीचे गया होगा, वहां पे कितनी डिमांड आई होगी, कितनी सप्लाई रही होगी, मतलब थोड़ा आइडिया लग जाता है कि यहाँ से एकदम से मार्केट ने शैडो छोड़ी या एकदम से स्पाइक आई तो यहाँ पे अच्छी खासी एक आपकी डिमांड और सप्लाई आ गई, तो सप्लाई आ गई तो मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। तो उस चार्ट्स को देख के आप थोड़ा समझ पाते हैं। तो 3 आपके जो चार्ट्स है उसमें सबसे बेस्ट जो यूज होता है पूरे वर्ल्ड में वो होता है कैंडल्स। इसके अलावा हाइकेनेशी भी आता है, हाइकेनेशी सब लोग यूज नहीं करते हैं। हाइकेनेशी क्या होता है, मल्टीपल आपके जो वो उनका एवरेज करते हुए चलता है, तो वो इतना यूज में नहीं आता है, करते हैं कुछ लोग बट नहीं। तो कैंडलस्टिक सबसे ज्यादा काम, बहुत ही क्लियर रिप्रेजेंटेशन दे देता है, बहुत बेटर। और इसमें इंडिकेटर्स का क्या रोल होता है चार्ट में? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंडिकेटर्स क्या है, देखिए नाम बता रहे हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बात करूँ तो संकेत, राइट। तो ऐसे सोच के देखिए कि सामने कोई एक्टिवा पे जा रहा है और उसने लेफ्ट का इंडिकेटर या राइट का इंडिकेटर दे रहा है और आप पीछे चल रहे हैं, तो क्या 100% मान लें कि वो राइट मुड़ेगा? 100% तो नहीं। 100%। तो क्या मतलब है उसका, वो सिर्फ एक इंडिकेशन है, ये प्रोबेबिलिटी है कि वो राइट मोड़ सकता है। सेम कहानी इंडिकेटर्स की है। मार्केट में या चार्ट में इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे फेमस RSI, स्टॉकेस्टिक है, MACD, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। सबका अपना अपना एक रोल है, वो कुछ आपको एक डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, एक डेटा एनालाइज करके दे रहे हैं जो आपको नहीं करना पड़ रहा, ठीक है, वो आपको उस डेटा को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस डेटा को प्रेडिक्ट करना कि इस डेटा की बेसिस पे ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, ये आपका काम, ठीक। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक्टिव वाला दिया कि राइट इंडिकेटर चल रहा है उसका, अब आप देखो कि वो राइट मुड़ेगा लेफ्ट मुड़ेगा, सामने वाला हमें नहीं पता, इंडिकेशन आ गया बस, इंडिकेशन तो राइट का दे रहा है। तो सेम मार्केट में अगर वो चार्ट्स में कोई इंडिकेटर कुछ बोल रहा है, पूरा मार्केट हो सकता है यहाँ से अप हो जाए, हो सकता है मार्केट चला जाए, हो सकता है मार्केट नहीं जाए, ये मार्केट का डिसीजन है। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात, लोग इंडिकेटर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इंडिकेटर पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है। हम मतलब मैं नॉर्मली मैं इंडिकेटर्स लगाता भी नहीं हूँ, मैं इंडिकेटर्स को काम में भी नहीं लेता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर आप इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड है तो इंडिकेटर के कॉम्बिनेशंस पे वर्क कीजिए। अगर आप इंडिकेटर्स पे करना चाहते हैं, सिर्फ अकेला इंडिकेटर कभी भी वर्क नहीं करता नॉर्मली, ठीक है, जब तक आप उस पर्टिकुलर किसी चीज़ का उसका कुछ और डेटा यूज़ ना करें। तो इंडिकेटर हमेशा ध्यान रखिएगा मार्केट की एक डायरेक्शन का सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रहा है, कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। इट्स नॉट द कंफर्मेशन, इट्स जस्ट एन इंडिकेशन।
तो इंडिकेशन की तरह ट्रीट कीजिए, ना कि कंफर्मेशन की तरह। और कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स यूज कीजिए। अगर आप इंडिकेटर्स पे ही अपना कुछ रूल निकाल अप्लाई रहे कर रहे हैं, हो, है ना, आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस पर इंडिकेटर है, तो एक सिंगल इंडिकेटर वर्क नहीं करेगा, उसके साथ कुछ और आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस चलेंगे। तो चार्ट्स पे, इंडिकेटर पे टोटली डिपेंड मत होइए, कुछ कॉम्बिनेशन काम कर सकता है बट सिंगल इतना इजीली वर्क नहीं करता, उसके साथ कुछ और मिक्स करना ही पड़ेगा। राइट? तो सो अ क्या- कॉम्बो ऑफ इंडिकेटर्स यू यूज, अगर आप उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप उसके बेसिस पे गॉट इट। करंटली स्टॉक मार्केट के कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बच्चों में फेमस हुए, एंड आई थिंक 2 कोर्सेज बहुत ज़्यादा वायरल जा रहे हैं, एक तो NISM और एक NCFM। तो क्या है और करियर में कितनी ग्रोथ है अगर अब मैं ये वाले सर्टिफिकेशंस करता हूँ तो? ठीक है। देखिए, मैंडेटरी है आजकल सर्टिफिकेशन। तो मैं बात करता हूँ तो NCFM जो होता है वो NSE की तरफ से होता है, और NISM जो अपना होता है CB की। सेबी की तरफ से होता है हाँ, तो प्रायोरिटी जो अभी जो करंट में चल रहा है वो NISM मैंडेटरी है फॉर ट्रेडर्स। फॉर एवरीथिंग। आप चाहे जॉब करना चाहते हैं इस फील्ड में, अच्छा, आप चाहे सब ब्रोकरिंग करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो NISM का सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। ओके। तो अपन को बढ़ना है तो NISM की तरफ ही बढ़ना है। तो स्टार्टिंग जो रहती है NISM में, सबसे जो बेसिक सर्टिफिकेशन आता है, जो मैं बोलूँ कि बहुत स्टार्टिंग में बोलूँगा, तो एक तो हर फील्ड का अलग अलग है, म्यूचुअल फंड का अलग है, डेरिवेटिव्स का अलग है ना। बट एक आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में बेसिक से सर्टिफिकेशन, तो NISM इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8 होता है। इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8 का सर्टिफिकेशन होता है, वो बिल्कुल बेसिक होता है, किसी सारी फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज कंबाइन करके, ठीक है। क्लब करके एक सर्टिफिकेशन होता है, वो ले सकते हैं। वो मैंडेटरी भी है जॉब के लिए। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम ये सर्टिफिकेशन चाहिए, उसके बिना कोई भी कंपनी आपको जॉब भी नहीं देगी। ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो NISM इक्विटी डेरिवेटिव सीरीज 8A, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो यू कैन गो फॉर दिस वन। फिर उसके बाद बहुत सारे होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट भी होता है, फर्दर ऑन बहुत सारे 23 सर्टिफिकेशंस हैं। तो जितने आपको जो इंटरेस्ट हो, आप उस फील्ड में बढ़ते चलिए और करते चलिए। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस? लाइक बहुत ज़्यादा सारे सर्टिफिकेशंस का एक नॉर्मल प्राइस है, 1500 से स्टार्ट होता है। 1500 का एक चार्ज होता है, आप पे कीजिए ऑनलाइन, आप अपना स्लॉट बुक कीजिए, है ना। यहाँ पे जयपुर में 4 सेंटर हैं, 3 या 4 सेंटर हैं। आप उस सेंटर का टाइम स्लॉट सेलेक्ट कीजिए और वहाँ पे 10 मिनट्स में विद इन आपका। और अगर इसकी कोचिंग करे तो हाउ मच इज इट कॉस्ट? बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सिर्फ NISM करते हैं, मतलब सिर्फ आप सिर्फ सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, बट सर्टिफिकेशन में बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है। तो अगर आप ओवरऑल करेंगे और अच्छा जाएंगे तो अराउंड 50K के अराउंड आपका कोर्स का कंटेंट रहता है। 4 मंथ्स 6 मंथ्स की कोचिंग रहती है, 4 to 6 मंथ्स की कोचिंग रहती है। राइट। हाँ, रिन्यू ऑफ कोर्स ये विद इन, और ये जो रिन्यू होता है ये 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है NISM की। तो आप 3 मंथ्स नहीं 3 ईयर्स, तो हर 3 ईयर्स में आपको इसको रिन्यू करा, रिन्यू मतलब दोबारा रीअपीयर? दोबारा पेपर देना होगा, अच्छा। वापस पेपर देना है, क्योंकि मार्केट कीप चेंजिंग, कंटेंट कीप चेंजिंग, तो दैट इज मैंडेटरी। दैट्स मतलब गुड इनफ हाँ, कि नॉलेज टेस्ट करो भाई 3 साल बाद एवरी। राइट। सेल्सफोर्स एक अच्छा, सेल्सफोर्स भी एक सर्टिफिकेशन होता है, उसमें भी ऐसा ही है। सेल्सफोर्स IT से रिलेटेड है, सो मैं IT से हूँ तो मैं बोल गया वो सेम। आपको हर थोड़े टाइम में आपका सर्टिफिकेशन, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे हैं, आप क्या मतलब आप अपडेट हैं या नहीं मार्केट से, सीधी बात है। राइट। तो वो मैंडेटरी भी है? मैंडेटरी। आपको कहीं भी कुछ भी करना है तो आपको ये सर्टिफिकेशन कुछ हर जो भी आप करना चाहते हैं, इवन दो आप आजकल कॉल या टिप्स भी नहीं देख सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल में आपने जो बात की थी, तो वो शायद सर्टिफाइड नहीं है वो उस चीज़ के लिए, बट स्टिल दे आर डूइंग, है ना। तो नॉट अलाउड इट, है ना। आप जब तक रिसर्च एनालिस्ट नहीं है आप नहीं कर सकते। सो मैंडेटरी। गॉट इट। ऑल राइट सर, दैट वाज द एंड ऑफ द एपिसोड। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम निकाला अपनी ट्रेडिंग और अपनी टीचिंग के रूटीन से, एंड कमिंग टू द स्टूडियो मीन्स अ लॉट, एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सेम। चले पैक अप।